नमस्कार। वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया। दर्शकों, अपने स्टूडियो से बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं होमडेल न्यू जर्सी में हमारी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी छल्लावाड़ा जी के साथ। पल्लवी जी, वास्तु लिविंग में आपका बहुत बहुत स्वागत। दर्शकों, आप तमाम दर्शक जो हमें इस वक्त अमेरिका के कोने कोने में देख रहे हैं और भारत में इस वक्त हमें देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि नॉन रेजिडेंट इंडियंस जिन्होंने अपने देश को, मातृभूमि को छोड़ा, अमेरिका को उन्होंने कर्म भूमि बनाया है, और बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने मेहनत मुशक्क़त करके अपने ड्रीम होम को बनाया है। ये जो घर आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ये घर राकेश और रीपा अंताला जी का है, जो 12,000 स्क्वायर फुट का घर है, और बड़ी बात ये कि 5 एकड़ ज़मीन पर बना हुआ है। इस घर का वास्तु क्या कहता है, आइए जानते हैं हमारे वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी छल्लावाड़ा जी से। पल्लवी जी, इस घर का वास्तु क्या कहता है? सबसे पहले ये है कि ये घर को देखकर आप ये मालूम कर सकते हो कि अमेरिका में भी कस्टम होम बनते हैं, क्योंकि ये फुल्ली कस्टम होम है। और जैसे विकास जी ने कहा कि ड्रीम प्रोजेक्ट है राकेश जी का। यहाँ पे जब लॉट का सिलेक्शन किया गया था, तो जैसे कोई भी बना बनाया लॉट आप खरीदते हो तो उसमें प्लस माइनस एक साथ आते हैं, बिकॉज प्लस एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव इज़ अ पार्ट ऑफ द लाइफ। तो यहाँ पे कल्डी सेक के कॉर्नर के अंदर बना हुआ लॉट है, लेकिन गौमुखी लॉट है। लॉट के अंदर जब हम एंटर करते हैं, लॉट की जो फ्रंट डायरेक्शन है ये विधिशूल वाला लॉट है, क्योंकि यहाँ पे साउथ वेस्ट की डायरेक्शन है। और ये तमाम चीज़ों को वास्तु दोष के साथ साथ जब आप उसका वास्तु करके कंस्ट्रक्शन करके बिल्डिंग बनाते हो तो काफ़ी बार उसको रेक्टिफाई किया जाता है सिंपल कलर के द्वारा, एलिवेशन के द्वारा। आप बिल्डिंग के पीछे देख रहे हैं कि पूरा न्यूट्रल एलिवेशन बना हुआ है। वास्तु के हिसाब से न्यूट्रल एलिवेशन को बहुत अच्छा मानते हैं, और जब कभी आप कस्टम या सेमी कस्टम होम बनाते हो तो एलिवेशन को वास्तु कंसल्टेंट उतना ही फोकस करते हैं जितना उसका सर्वे प्लान और फ्लोर प्लान को और इंटीरियर डेकोरेशन के ऊपर तवज्जो दिया जाता है। एलिवेशन का मतलब होता है कि घर के जो ऑनर होते हैं उनका जिस तरह का नेचर ऑफ बिज़नेस है, रियल एस्टेट बिज़नेस में है, IT बिज़नेस में है, मेटल इंडस्ट्री में है, माइनरल बिज़नेस में है, जिस तरह का भी नेचर ऑफ बिज़नेस हो उसके हिसाब से एलिवेशन को डिज़ाइन किया जाता है। राकेश ही रियल एस्टेट बिज़नेस में है, तो आप देख रहे हैं कि उनका जो एलिवेशन है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रल कलर्स हैं। और साथ में देखेंगे कि घर का जो एंट्रेंस है, घर का जो बिगिनिंग फ्रंट यार्ड है, वहाँ पे सर्कुलर ड्राइवे बनाया गया है। वास्तु में सर्कुलर ड्राइवे का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर घर कल्डी सेक पे है तो उसकी एक रेमेडी यहाँ पे ये दिखाई देगी कि एंट्रेंस डोर, जो कि अमेरिका में जिसको आप गेस्ट एंट्री बोलते हो, वो यहाँ पे है, जो कि US की प्रथा के अनुसार सबसे कम इस्तेमाल किया जाता है। और घर का जो गराज है, जहाँ से मैक्सिमम हम कार के साथ अपने घर में US स्टाइल के हिसाब से आते जाते रहते हैं, उसकी जो दिशा है वो वेस्ट यानी पश्चिम है। तो इसका मतलब ये होता है कि आपके घर का जो एंट्रेंस या गराज डोर की एंट्री है वो कल्डी सेक को फेस नहीं करती है। तो कई बार घर के एक्सटर्नल लैंड में कोई तरह का वास्तु दोष हो तो घर का जो फेसिंग होता है, गराज का जो एंट्रेंस होता है, उसको दूसरी दिशा में रखकर आप अपने घर का वास्तु कर सकते हो। कस्टम होम बनाने के लिए जो भी लोग यहाँ पे US में कंस्ट्रक्शन करते हैं या आजकल इंडिया में बनाते हैं, तो मैं कह दूँ कि कोई भी लॉट 100% वास्तु का हिसाब से होता नहीं है। उसमें छोटे छोटे टिप्स को डाल के बनाया जाता है, और जो भी उसके वास्तु दोष है उसको भी रेक्टिफाई किया जाता है। पल्लवी जी, एक समय से वास्तु लिविंग को हमारे दर्शक अमेरिका में देखते चले आ रहे हैं, और अब इस कार्यक्रम का आनंद लोग बाग इंडिया में भी ले पा रहे हैं। बड़ी बात यह कि बहुत से ऐसे डायस्पोरा में लोग हैं जिनका घर अमेरिका में भी है और इंडिया में भी है जी। इंडिया के घरों का आर्किटेक्चर और वास्तु अलग तरीके से किया जाता है और अमेरिका का अलग। क्या कहेंगे उस लिहाज से? वास्तुशास्त्र अपने आप में एक ऐसा विषय है कि दुनिया के किसी भी कंट्री के अंदर, किसी भी स्टेट के अंदर जब आप उसके नियम को यानी कि प्रिंसिपल को अप्लाई करते हो, तो जो घर के अंदर के रहन सहन के तरीके होते हैं वो तो व्यक्ति दर व्यक्ति इंडिविजुअल होते हैं, चाहे घर के ओनर इंडिया में हो कि अमेरिका में हो, तो समांतर स्तर पे होंगे जो उनके व्यक्तिगत तौर पे होते हैं, फैमिली के कॉम्बिनेशन से होते हैं। और उसके अलावा मेजर कंस्ट्रक्शन में जो डिफरेंस होता है वो होता है कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर के साइंस का, कंस्ट्रक्शन का मटेरियल कैसे इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि इंडिया और US के वास्तु के बारे में हम और भी ज़्यादा जानकारी आपको वास्तु लिविंग के दूसरे प्रोग्राम में दे सकते हैं।
मेजॉरिटी वास्तु के फ़ायदे उतने ही यूएस में वास्तु अप्लाई करके होते हैं जितने इंडिया में होते हैं। मैं 1989 से इस लाइन में प्रैक्टिस कर रही हूँ और मेरे आज भी, हम लोग ग्लोबली कंसल्टेंसी देते हैं और मेरे आज भी क्लाइंट इंडिया में भी उतने हैं, न्यूजीलैंड में उतने हैं और यूएस में भी उतने हैं। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर में वास्तु के प्रिंसिपल जब फाउंडेशन से अप्लाई करते हो, लॉट को जब आप बनाते वक्त अप्लाई करते हो, उस वक्त बात कंट्री की आती नहीं है, बात रिलीजन की नहीं आती है। लॉट को बेसिक वास्तु प्रिंसिपल के हिसाब से ही बना के उसके ऊपर फाउंडेशन की सारी प्रोसेस, जो भी बारसाक मुहूर्त, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जो ड्यूरिंग अ कंस्ट्रक्शन शुरू किए जाते हैं। एडवांस वास्तु के अंदर लॉट को सबसे पहले एनर्जाइज किया जाता है ताकि कंस्ट्रक्शन में कोई कमी रह जाए, फिर भी आपको वहाँ पर कोई वास्तु दोष ना हो। यहाँ से आइए दर्शकों, अब बढ़ते हैं हम घर के एंट्रेंस डोर की ओर, जिसकी डबल हाइट है। पल्लवी जी से समझते हैं वास्तु एंट्रेंस के बारे में क्या गाइड करता है, दिशा अनुसार क्या कुछ उचित है, क्या कुछ अनुचित है। आइए दर्शकों, आइए पल्लवी जी। पल्लवी जी, घर के एंट्रेंस डोर पर हम आ चले हैं और जो विशेष, जो खास नोट करने वाली बात है कि इस घर का जो एंट्रेंस डोर है उसकी हाइट बहुत ज़्यादा है। क्या कुछ ऐसा है जो घर के ओनर्स को और हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए? वास्तुशास्त्र के नियम के अनुसार घर का जो मुख्य द्वार होता है उसको भाग्योदय का द्वार बोलते हैं। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि आपके घर में आने वाली तमाम तरह की पॉजिटिव एनर्जी जो होती है वो आपको मेन एंट्रेंस डोर से मिलती है। इस घर की स्पेशलिटी ये है कि इस घर की खूबी ये है कि यहाँ पे डबल हाइट पोर्च है। जब हम घर में एंटर करते हैं और घर का मेन दरवाज़ा जो हम देख रहे हैं उसकी भी हाइट काफ़ी अच्छी है, लेकिन साथ में कुछ चीज़ जो कि कस्टम के बाद वास्तु को अप्लाई किया गया है जिससे कुछ कमियां भी रह गई है। यहाँ पे सिंगल डोर बना हुआ है और वो एंटी क्लॉक डोर है। वास्तु प्रिंसिपल के अनुसार घर का मुख्य दरवाज़ा जो होता है वो हमेशा हो सके तो डबल डोर होना चाहिए। अगर डबल डोर है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर किसी वजह से आपने सिंगल डोर बनाना है तो फिर वो दरवाज़ा जो है वो क्लॉकवाइज होना चाहिए। वास्तुशास्त्र के नियम के अनुसार घर में तमाम जो भी इंडोर डोर बने हुए हैं उसकी कंपैरिजन में मुख्य दरवाज़ा होता है वो बड़ा और डबल हाइट अगर होता है तो उस घर में जो एनर्जी होती है, घर में रहने वाले लोगों की जो स्टेबिलिटी होती है वो लॉन्ग टर्म तक रहती है। इंडिया का डिफरेंस ये है कि वहाँ पे गराज जो होते हैं वो अटैच नहीं होते हैं, तो मेन डोर को ही घर का मुख्य द्वार मानते हैं। यूएस में ये जो मेन डोर है ये गेस्ट एंट्रेंस है और जो गराज का एंट्रेंस है, गराज से जहाँ से हम आते जाते हैं, उसकी जो अच्छी या बुरी जो भी इफ़ेक्ट होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव, वो वास्तु के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है और गराज डोर को मेन एंट्रेंस की तरह कंसिडर किया जाता है, एक्सेस ऑफ द प्रॉपर्टी। बहुत ही खूबसूरत घर है दर्शकों। इस घर के भीतर चलते हैं, घर के ओनर्स राकेश और रीपा अंताला जी से मिलते हैं और फिर घर के रखरखाव के बारे में पल्लवी जी से जानते हैं। आइए हमारे साथ। Welcome, welcome. Thank you, Rakesh ji. Thank you so very much. Thank you. How are you, Ripa Ben? How are you? Welcome. Come on in. Thank you for having us over, Rakesh and Ripa Ben. ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। मैं हूँ विकास नांगिया, मेरे साथ हैं हमारी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी छिल्लावाड़ा जी। दर्शकों, आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम राकेश और रीपा अंताला जी के रेजिडेंस के भीतर आ चले हैं और अब हम उनसे इस घर के रखरखाव के बारे में बातचीत करेंगे। राकेश एंड रीपा, आई वांट टू कॉम्प्लीमेंट यू बोथ फॉर अ ब्यूटीफुल हाउस दैट यू हैव। Thank you so much. Very rarely I see, houses of this modern architecture in the New York tri-state area, especially in New Jersey. There are very handful of them. Rakesh, let me just ask you, what really inspired you to come up with this modern smart home here in New Jersey? Sure. First of all, thanks for coming. It's our pleasure. Let me just tell you that. Yes. So anything we have done in this house is unconventional, Right. and that's how we think. As in, when we were living in the old house, we always
dreamt of building our own custom house. तो ये आपका ड्रीम हाउस है। This is our over many years, and every inch of the house is custom, as you will see today. Right. And it's a blend of pretty much the Western, which is the California style, and some elements of Indian, as in you will see some of the openness in the bungalows and the villas, and the the terrace, we call it in Gujarati agassi, right? Northern India में हम उसको कोठी कल्चर बोलते हैं। Yes. So thanks for letting the viewers be aware of what goes into building such beautiful house and what goes in the Vastu side of things. या दर्शकों, इस तरह के मॉडर्न घरों का अब अमेरिका के अंदर बनना और ज़्यादा हो चला है। स्मार्ट हाउसेस हैं यहाँ की। घर की अगर हम रूफ़ की बात करते हैं तो जैसा हम पहले भी बात कर रहे थे, मैं और पल्लवी जी, के टेस्ला रूफिंग की गई है, जिसको एक सोलर पैनल की तरह, जिसमें एनर्जी कंजर्वेशन के का ध्यान दिया गया है। और फिर अगर एंट्रेंस की बात करते हैं तो वो भी स्मार्ट डोर और अलग अलग पहलू हैं। अब यहाँ से आगे पल्लवी जी को मैं पूछने वाला हूँ इस फॉयर एरिया के बारे में, जिसके अंदर घुसते ही खूबसूरत शैंडलियर है और फिर डबल सीलिंग हाइट है। तो पल्लवी जी, यहाँ से आगे अब आपने हमें जानकारी देनी है इस घर के वास्तु के बारे में। सबसे पहले विकास जी, हमारे व्यूअर्स को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इतने सालों पुराना वास्तुशास्त्र आज के मॉडर्न ज़माने में, वो भी अमेरिका के अंदर, जैसे राकेश जी ने कहा कि उन्होंने यहाँ पे कस्टम होम, अपना ड्रीम होम बनाया, फिर भी यहाँ पे आप वास्तु को अप्लाई कर सकते हो। कई बार हमारे दिमाग में बहुत सारी गलतफहमी होती है कि मॉडर्न स्मार्ट होम में वास्तु कैसे अप्लाई किया जाएगा, नए कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर में हम अपने हिसाब से, अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के हिसाब से जो चीज़ को बनाना चाहते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वास्तु अप्लाई करने से हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट अधूरा रह जाए। तो राकेश जी के ये घर को जान के हम ये बहुत छोटी छोटी वास्तु के टिप्स को समझ सकते हैं कि यहाँ पे चाहे जाने अनजाने में जो भी चीज़ अप्लाई की गई है, लेकिन मॉडर्न कंस्ट्रक्शन में वास्तु के नियम अपने आप ही कंस्ट्रक्शन में कैसे अप्लाई किए जाते हैं और आप अपने ड्रीम प्रोजेक्ट में वास्तु कैसे आसानी से अप्लाई कर सकते हो। जी, इस घर के जो फॉयर एरिया है, डबल सीलिंग हाइट है, उसके बारे में क्या कहेंगे? जैसे कहते हैं कि घर का जो वास्तु होता है वो इंसान के, ह्यूमन बीइंग के बॉडी के साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए घर के साथ वास्तु पुरुष की रचना को समझाया जाता है, जिसमें उसका सर होता है, 2 हाथ होते हैं, उनके पैर होते हैं। उसका मतलब होता है कि ये ह्यूमन बीइंग का जो भी स्ट्रक्चर है, जो हमारा शरीर बना हुआ है, उसी के हिसाब से दिशाएं इफेक्ट करती है। और नॉर्थ पोल जो होता है उसको सर का हिस्सा माना जाता है। जब आप खाना खाते हो तो आपके मुंह के थ्रू जो भी अनाज, जो भी तरह के आप अपने लिए शक्ति, आप जो भी एनर्जी वहाँ पे ग्रहण करते हो, उससे आपके बॉडी का सिस्टम चलता है। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से वास्तु के हिसाब से घर का जो मुख्य द्वार होता है वो सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। जो भी ऊर्जा, एनर्जी का मतलब होता है हवा, जो भी सोल है, ची कह लो, एनर्जी कह लो, आत्मा कह लो, घर का जो मुख्य द्वार होता है वहाँ से एनर्जी घर में एंटर करती है। तो जब कभी आप घर के मुख्य द्वार को डबल हाइट, जैसे अभी ये राकेश जी का घर आप देख रहे हैं, जिसको हम एक शब्द में कह सकते हैं कि डबल हाइट फॉयर है, डबल हाइट इनका फैमिली रूम बना हुआ है, यानी कि फॉर्मल लिविंग बना हुआ है, और डबल हाइट यहाँ पे स्टेयरकेस बने हुए हैं। ये मॉडर्न कंस्ट्रक्शन की सबसे पहली निशानी है और वो तीनों चीज़ इतने साल पुराने वास्तुशास्त्र में सबसे अहम माना जाता है। पुराने ज़माने में जो राजा महाराजाओं के महल होते थे, इंद्र की नगरी देख लो, कृष्ण की द्वारिका देख लो, जब पैलेस, महल, मेंशन, कोठी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें सबसे यूनिक बात ये होती है कि आम तौर पे जो भी हाइट होती है इससे हाइट ज़्यादा होती है। और जब आप डबल हाइट की बात करते हो तो दरवाज़ा जैसे ही खुलता है, फॉर अगर डबल हाइट होता है तो मैक्सिमम हवा घर के अंदर एंटर होगी, मैक्सिमम एनर्जी घर में एंटर करेगी। और जब भी हाइट ज़्यादा होती है हवा सीधे ऊपर ही जाती है, तो उससे घर का जो एनर्जी लेवल होता है वो बहुत अच्छी तरीके से बना रहता है। वहाँ पे रहने वाले लोगों को लंबे अरसे तक थोड़े बहुत वास्तुदोष हो, जाने अनजाने में कोई गलती हो भी जाती है, लेकिन उसका नुकसान नहीं होता है क्योंकि सोर्स ऑफ एनर्जी वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो इसको हम प्लस में, पॉजिटिव में कंसीडर करते हैं। इस घर की बहुत सारी विशेषताओं के ऊपर, घर के रखरखाव पर मेरा ध्यान जा रहा है। और एक चीज़ जो आते ही फॉयर एरिया में खड़े होकर के मेरा ध्यान जा रहा है कि फ्लोरिंग जो है, यूजुअली घरों में वुडन फ्लोरिंग होती है या कारपेट्स आ जाते हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ पर सिरामिक टाइल्स को पूरे ही घर में लगाया हुआ है। ऐसा नहीं कि सिर्फ फॉयर एरिया में सीमित है। और मैं समझ रहा हूँ कि ये हीटेड फ्लोरिंग भी है घर की।
क्या कहेंगे, ये भी एक नया तरीका है। कंस्ट्रक्शन के अंदर जब न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, मिशिगन वगैरह में जो घर बनते हैं उसमें ज़्यादातर फ्लोर को इसलिए टाइल या सिरामिक में यूज़ नहीं किया जाता है क्योंकि यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा रहती है, तो वेदर प्रोटेक्शन होता है जी। ये घर के अंदर बनाने से कस्टम होम है, तो इसमें यहाँ पे एनर्जी को सबसे पहले प्रायोरिटी में रखकर बनाया गया है। आपने कहा कि टेस्ला का रूप भी बना हुआ है, तो हीटेड फ्लोरिंग की वजह से यहाँ पे सिरामिक का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। और वास्तु टिप्स यहाँ पे इस तरह से काम करती है कि जो सिरामिक टाइल होती है वो अर्थ एलिमेंट की निशानी मानी जाती है। तो अगर आप पूरे घर के अंदर जब आप कभी भी फ्लोरिंग के अंदर सिरामिक का इस्तेमाल करते हो तो इसका मतलब होता है कि आपके घर के अंदर एक एलिमेंट जो कि अर्थ एनर्जी है वो तो अपने आप ही बैलेंस हो जाएगी। तो इसको भी हम पॉजिटिव में कंसिडर करते हैं। राकेश जी के ऑफिस में चलते हैं और जाहिर है राकेश जी आपके पास इस घर का लेआउट होगा, उसको देखना चाहेंगे हम। और मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि दर्शक जो घर में बैठे देख रहे हैं राकेश जी के घर के लेआउट से रिलेट कर पाएंगे कि उनके घर के लेआउट में भी हो सकता है कि कुछ सिमिलैरिटीज़ हों, कुछ चीज़ें अलग हों, लेकिन पल्लवी जी फिर एक एक करके ब्रेक डाउन करके हमें समझाती जाएंगी कि सही वास्तु अनुसार किस तरह से घर का स्ट्रक्चर होना चाहिए, लैंडस्केपिंग होनी चाहिए, फ्रंट यार्ड, बैक यार्ड, अलग अलग पहलुओं पर बातचीत होगी। राकेश जी, पल्लवी जी, रीपा बहन, आइए आपके ऑफिस में चलते हैं। थैंक यू पल्लवी जी, आइए। राकेश जी, जब आप वास्तुशास्त्र के बारे में बात करते हैं तो यूएस में हमें अलग अलग तरह के 3 ऑप्शन मिलते हैं: कस्टम होम, सेमी कस्टम, प्रोडक्शन बिल्डर होम। जब हम कस्टम होम बनाने के बारे में सोचते हैं तो कस्टम होम में सबसे पहले शुरुआत होती है सर्वे प्लान से। सर्वे प्लान का मतलब होता है कि साइट प्लान, जहाँ पे आप बिल्डिंग बनाने वाले हो वो लॉट का जब आप सिलेक्शन करते हो तो उसके शेप, डायमेंशन वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पे जो ड्रीम होम बना हुआ है, हम शुरुआत करते हैं यहाँ के सर्वे प्लान को समझने की। सर्वे प्लान का मतलब होता है कि यहाँ पे रोड की पोजीशन है, जो कि ये कल्डी सेक के अंदर बना हुआ घर है। कल्डी सेक के बाद अगर आप शेप ऑफ द लॉट यहाँ पे देखेंगे, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये शेप ऑफ द लॉट में वास्तु के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि जब कंसल्टेंट आपको कहते हैं कि आप स्क्वायर लॉट लीजिए या रेक्टेंगुलर लॉट लीजिए या अलग अलग तरह के 6 मुख का लॉट लीजिए, तो यहाँ पे ये मुख को गिना कैसे जाता है। तो वास्तु कंसल्टेंट यहाँ पे जो लॉट के सर्वे प्लान होते हैं उसमें लॉट के जितने कॉर्नर होते हैं वो सारे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर अगर इस घर के बारे में बात करें तो यहाँ पर हमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 इस तरह का शेप मिलता है। तो इसका भी अपना एक इम्पोर्टेंस होता है। दूसरी एक सबसे अहम बात यह है इस लॉट में कि लॉट का जो फेसिंग है, यानी कि इसका जो फ्रंट है वो नैरो है और लॉट पीछे जाके बड़ा हो जाता है, जिसको हम हमेशा काऊ शेप या गौमुखी लॉट बोलते हैं। इसका पूरा यहाँ पे आपको एग्जैक्टली ये यहाँ पे आप विजुलाइज कर सकते हो कि जैसे गाय का जो मुंह होता है वो छोटा होता है, उसकी गर्दन जो होती है वो बड़ी हो जाती है। तो इसमें भी लॉट अलग अलग तरह के होते हैं, कितना पीछे कितना। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका लॉट जो है वो एग्जैक्टली गौमुखी लॉट है, 100% गौमुखी, कि जिसमें उसकी गर्दन काफ़ी, लॉट की बैक जो है वो काफ़ी बड़ी है और इसका जो फ्रंट है वो काफ़ी नैरो है। तो ये गौमुखी लॉट बना हुआ है। कंस्ट्रक्शन का जो फ्लोर प्लान या सर्वे प्लान या जो बिल्डिंग बनाया गया है उसमें ये काफ़ी बड़ा 5 एकड़ जितना लॉट है, तो यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन है उस इतने एरिया में किया गया है। और बाकी के लॉट का जो बैक लॉट का एरिया है, बैकयार्ड है, वो पूरा वहाँ पे खुला है। और ये लॉट की दिशा बहुत समझने लायक है। लॉट का जो फेसिंग फ्रंट है वो साउथ वेस्ट है, तो लॉट का जो बैकयार्ड है वो पूरा नॉर्थ ईस्ट का बना हुआ है। लॉट यार्ड पूरा खाली है क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किसी वजह से कर नहीं सकते, क्योंकि ये ईसमेंट है, वाटर ईसमेंट है यहाँ पे कम्युनिटी का। तो यहाँ पे पानी की व्यवस्था है। बैकयार्ड में नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर इसका एम्प्टी है। हम हमेशा सुनते हैं कि वास्तु में साउथ, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट फेसिंग लॉट को अच्छा नहीं मानते। हमारे आसपास में काफ़ी लोग इस तरह के घर में रहते हैं, तो क्वेश्चन बनता है कि भैया ये लोग यहाँ पे रहते हैं, इनको क्यों कुछ नहीं होता है। ऐसा बहुत बार होता है कि इनको क्यों कुछ नहीं होता है, और हम साउथ फेसिंग घर में रहने आ गए तो हमें कई बार उसका नुकसान हो गया।
तो यहाँ पे बात आती है लॉट को डिटेल के साथ एनालिसिस करने की। ये भी साउथ वेस्ट फेसिंग लॉट है, लेकिन ये साउथ वेस्ट का नुकसान वहाँ पे कवर कर लेता है क्योंकि ये गौमुखी लॉट है, तो गौमुखी के पॉजिटिव इफेक्ट भी रहेंगे। साउथ वेस्ट लॉट होने के बावजूद भी इसका नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है वो पूरा क्लीन है, क्लियर है, यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, वो पूरा एम्प्टी जोन है। तो यहाँ पे लॉट का एक प्लस पॉइंट ये है कि इसका नॉर्थ ईस्ट काफ़ी बड़ा है और वो खाली है। अगर यहाँ से हम लॉट की दिशाओं को कंसीडर करते हैं तो जो लॉट पीछे से बड़ा हुआ है इसमें ये नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंडेड लॉट है, वो भी इसका प्लस पॉइंट है। तो कई बार आपको ये समझना है कि जब आप कोई घर लेते हो आपको लगता है कि साउथ का है, साउथ ईस्ट है, साउथ वेस्ट है, तो हम वहाँ पे उससे दूर भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन वास्तु कंसल्टेंट ऐसे नहीं करते। अगर ऐसा होता तो दुनिया में सारे लॉट जो है या घर जो है नॉर्थ या ईस्ट फेसिंग होते, लेकिन हर तरह के लॉट में लोग रहते हैं। हर तरह के घर में एक टाइम फ्रेम के बाद उसका नुकसान शुरू हो जाता है। वास्तु ये कहता है कि साउथ वेस्ट का लॉट है वो वहाँ पे एंटर होने के बाद 2 साल, 4 साल, 6 साल और 8 साल उसकी एनर्जी बदलते हैं, और इस लॉट को समझने के लिए इसका कंस्ट्रक्शन समझना पड़ेगा। लॉट का कंस्ट्रक्शन में जो भी टाइम फ्रेम है वो करीबन 1.5 साल जितनी लगी, क्योंकि कस्टम होम था, ड्रीम प्रोजेक्ट था, 1.5 आवर इसके अंदर कंस्ट्रक्शन में लग गए। लॉट के परचेस करने के साथ ही लॉट का वास्तु राकेश जी के ऊपर इफेक्ट करना शुरू कर दिया, चाहे उन्होंने यहाँ पे कुछ बनाया हो चाहे यहाँ पे ना बनाया हो। उसके बाद जब उन्होंने फाउंडेशन पूजा या कंस्ट्रक्शन शुरू की, उसके बाद के अलग अलग टाइम पे उनके ऊपर लॉट का इफेक्ट ज़्यादा होना शुरू हो गया, और करीबन 2023 के अंदर जब वो इस घर में मूव हो गए तब 6 महीने तक उनको पुराने घर का इफेक्ट रहा। लेकिन उसके बाद के 6 महीने जैसे 1 साल यहाँ पे ख़त्म हुआ, इस लॉट का 100% इफेक्ट यहाँ पे आना शुरू हो गया। और कई बार ऐसा होता है कि साउथ वेस्ट अपने स्वभाव के अनुसार इफेक्ट तो देना ज़रूर करेगा, मतलब वो ऐसा नहीं होता है कि बिल्कुल नहीं देता है, लेकिन जब पॉजिटिव बचाने वाले कॉर्नर वहाँ पे ज़्यादा होते हैं तो उससे उसका जो उपाय है, रेक्टिफिकेशन है, रेमेडी है, वो ज़्यादा इफेक्टिव हो सकती है। तो हर लॉट को साउथ, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट हो या नॉर्थ ईस्ट हो, इंडिविजुअली हर तरह से उसके जो भी उसके अंदर अलग अलग पॉजिटिव नेगेटिव कॉर्नर है उसको मिला जुला के उसका एनालिसिस करने के बाद उसके साइड इफ़ेक्ट को देखा जाता है। पल्लवी जी, बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया और मुझे पूरा भरोसा है कि दर्शकों को इस जानकारी से भरपूर लाभ मिला होगा। आप समझ पाए होंगे कि गौमुखी लॉट के किस तरह से उसका शेप होता है, कौन कौन से कॉर्नर्स होते हैं घर के जिन पर खास ध्यान देना चाहिए। अब राकेश अंधाला जी के ऑफिस से हम बढ़ते हैं घर की ओर। घर के हॉलवे को देखते हुए फॉर्मल लिविंग रूम, डाइनिंग रूम, तमाम अन्य पहलुओं को कवर करने का प्रयास करते हैं, और मुझे इस बात का भी भरोसा है कि यहाँ का वास्तु किस तरह का है ये हम आप तक पहुँचाएंगे, राकेश जी को समझाएंगे, और फिर सही मायने में वास्तु किस तरह से होना चाहिए ये भी हम पल्लवी जी से समझेंगे। आइए दर्शकों हमारे साथ, चलिए हमारे साथ। तो दर्शकों अब हम आ चले हैं इस घर के फॉर्मल लिविंग स्पेस में। बैठिए पल्लवी जी। बहुत ही खूबसूरत मॉडर्न फर्नीचर है और कलर्स जो हैं बड़े वाइब्रेंट कलर्स हैं, वार्मथ भी है इसमें, और सबसे बड़ी बात ये कि एक अपनेपन का एहसास होता है यहाँ पर आकर के। इस फॉर्मल लिविंग स्पेस के बारे में क्या कहेंगे? वास्तु ये कहता है कि फॉर्मल लिविंग स्पेस जो होता है उसको हमेशा आपको जहाँ पे भी जिस कंट्री में आप रहते हो, जो आपका कल्चर है, जिस तरह के आपके ख्यालात हैं वो वहाँ से प्रेजेंट होते हैं, वहाँ से पता चलता है कि आप किस तरह के सोच विचार के पर्सन हो। फॉर्मल लिविंग को हमेशा अमेरिका के अंदर ट्रेडिशनल या अपने रिलीजियस के हिसाब से नहीं बनाना चाहिए। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, जैसे विकास जी ने कहा कि यहाँ पे बड़ी वार्म फीलिंग है, उसका सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रीज़न ये है कि यहाँ पे ब्यूटीफुल कलर है, और जो कलर्स है वो बहुत अच्छी तरीके से, जैसे आप यहाँ पे ब्राइट टोन और लाइट टोन एक साथ देख रहे हैं जी, तो वो अपने आप में एनर्जी को बैलेंस करने का काम करता है। जो ऑरेंज कलर है वो आपको कैची लुक देता है, इस जगह को स्पेशल बनाता है। जो उसके साथ ग्रे है, जो उसकी रग के कलर से, वो सारे न्यूट्रल कलर हैं जो यहाँ पे अर्थ एलिमेंट को सपोर्ट करते हैं। तो कभी भी फॉर्मल लिविंग की जब आप डिज़ाइन करते हो, और अगर आपका इस तरह से बहुत सुंदर डबल हाइट फॉर्मल लिविंग हो, तो आपको ये देखना है कि यहाँ पे नाइस ब्यूटीफुल शैंडलियर जिस तरह से लगा हुआ है उसमें आप अलग अलग मटेरियल क्रिस्टल का प्रयोग ज़्यादा करें। जिस तरह से यहाँ पे ये रचना बनी हुई है इसके हिसाब से लाइट एंड डार्क कलर को मिक्स करके, यानी कि एक्सन ब्राइट कलर्स होना बहुत ज़रूरी होता है और उसके साथ न्यूट्रल होना चाहिए।
10 to 15% अगर आपके पास ब्राइट कलर हो तो आप उसके अलावा बाकी का सारा डेकोरेशन जो है वो न्यूट्रल में कर सकते हो। बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर एनर्जी को डिस्टर्ब कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा न्यूट्रल कलर वहाँ पे लेज़ी फीलिंग लेकर आते हैं, जिससे आपको वहाँ पे एनर्जी घर में फील नहीं होती है, हर काम आपका डिले हो जाता है और आज किसी को फ़ोन करना है 3 दिन के बाद मूड बनता है कि हम बात करेंगे। तो इस तरह की जो एनर्जी है वो घर के रहने वाले लोगों को बहुत ही अच्छी एनर्जी माना जाता है, जिससे हर चीज़ जो है वो फ्लो में जा सकती है। पल्लवी जी, बड़ी बात ये भी है कि अगर हम देखें तो घर की दीवारों के रंग जो हैं वो न्यूट्रल हैं और 12,000 स्क्वायर फुट में ये फैला हुआ घर, क्योंकि घर के कलर्स न्यूट्रल हैं तो घर को और बड़ा फील देते हैं, ग्रैंडियर उसका बढ़ जाता है। पीछे जो मेरे विंडोज़ हैं, फ्रेंच विंडोज़ जैसा कॉन्सेप्ट लगता है जो एकदम ऊपर तक जाती हैं, तो बहुत अच्छी सनलाइट घर के अंदर आती है और उससे जो है एक अलग सी ऊर्जा, एक अलग सी चुस्ती महसूस होती है। जैसा कि पल्लवी जी ने कहा कि वो वाइब्रेंट एनवायरनमेंट जो है, लाइवली एनवायरनमेंट फील होता है। कितना ज़रूरी है ये पल्लवी जी, जो न्यूट्रल कलर्स घर में होना? कईयों के घरों में घुसता हूँ तो देखता हूँ बहुत से डार्क कलर्स हैं और वहीं पे आदमी थोड़ा थम सा जाता है, रुक सा जाता है। क्या कहेंगे? वास्तव में कलर को कलर की थेरेपी की तरह यूज़ किया जाता है जी। और उसका मतलब ये होता है कि आपको यिन एंड यांग, जो ब्राइट कलर्स होते हैं वो यांग एनर्जी की निशानी है, जो न्यूट्रल कलर है वो यिन एनर्जी की निशानी है। तो जब कोई भी चीज़ लाइफ में हमेशा हर चीज़ अगर कायदे में रहती है यानी कि बैलेंस रहती है तो उसका एक मज़ा डिफरेंट होता है। जी। अगर यिन एनर्जी बढ़ जाती है तो वहाँ पे घर में बहुत ही सुस्ती जैसी फीलिंग हो जाती है। अगर यांग एनर्जी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो ऐसे घरों में सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा रहते हैं, लोग आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ नहीं पाते हैं, हार्मनी जो है वो ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे न्यूट्रल एनर्जी का मतलब होता है कि वॉल कलर से लेकर फ्लोरिंग से लेकर जो भी इंटीरियर डेकोरेशन है उसके अंदर बहुत अच्छी तरीके से कलर्स को यहाँ पे यूज़ किया गया है। जो फर्नीचर के अंदर ब्राइट कलर का इस्तेमाल इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि आसपास के बाकी का माहौल जो है वो न्यूट्रल है जी। अगर यहाँ पे वॉल के कलर भी ब्राइट हो जाएंगे, पिक्चर पोस्टर पेंटिंग भी ब्राइट हो जाते हैं, रग भी बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है, तो एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है और जो ऊर्जा फ़िलहाल हम इस घर में बैठ के फील कर रहे हैं उस तरह की एनर्जी घर में फील नहीं हो पाती है। फॉर्मल लिविंग रूम से अब आइए बढ़ते हैं फैमिली रूम की तरफ और फिर किचन व अन्य एरियो की ओर बढ़ते हैं। आइए पल्लवी जी।